हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कैसे करें सिंचाई व्यवस्था, कद्दू वर्गीय फसलों पर कीट और रोग नियंत्रण, दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण और निवारण, किसान भाइयों, जैसा कि आपने धान की रोपाई का कार्य समाप्त कर लिया है, अब जरूरत है खड़ी फसल की उचित देखरेख। यदि धान की फसल में जल प्रबंधन की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए लेते हैं धान की फसल में जल प्रबंधन पर जानकारी एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. यादव से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेत के लिए अच्छा पानी और अच्छी पानी का प्रबंधन करने के लिए अति आवश्यक है कि जिस समय हमारे खेत में धान की रोपाई का कार्यक्रम किया जाए, उस समय खेत को अच्छी तरह से मेड़ बना करके अच्छी तरह से समतल कर लें और समतल करने के बाद छोटी छोटी जो क्यारियां हैं उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लें और इसके बाद ही उसमें खेत की रोपाई करें। किसान भाइयों, जबकि धान की फसल को खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में रोपाई के बाद 1 सप्ताह के अंदर कल्ले बनते समय, ट्रेलिंग जिस समय कल्ले बनते हैं, बाल निकलने, फूल खिलने और दाना भरते समय खेत में पानी बना रहना अति आवश्यक होता है। फूल खिलने के अवस्था पर पानी अति आवश्यक होता है। परीक्षणों के आधार पर ये पाया गया है कि धान की फसल कि अच्छी उपज लेने के लिए लगातार पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए खेत में सतह पर से पानी एक बार निकाल देना चाहिए और इसके बाद उस खेत में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी अवश्य रूप से भर देना चाहिए। यदि वर्षा के अभाव के कारण पानी की कमी दिखाई दे तो सिंचाई अवश्य करें। खेत में पानी रहने से फास्फोरस, लोहा और मैग्नीज तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही जो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं वो भी अधिक पानी की अवस्था में नहीं उग पाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कल्ले निकलते समय 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी अधिक समय तक खेत में नहीं भरा होना चाहिए, नहीं तो इसका जो है हमारी फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है वहां जल निकासी का प्रबंध करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा उत्पादन पर कुल प्रभाव पड़ेगा। सिंचित दशा में खेत में निरंतर पानी भरा रहने की दशा में यदि खेत से अदृश्य होने की स्थिति में एक दिन बाद 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाए तो इससे सिंचाई के लिए से जल भी बचत होती है और हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, विशेष ध्यान देने की बात है कि जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं उन क्रांतिक अवस्थाओं में जो सबसे पहली बात आती है कि जो रोपाई के 7 से 8 दिन बाद जो सिंचाई होती है उस समय खेत से अधिक पानी न करके लगभग पानी लगा करके और 2-4 दिन बाद खेत से पानी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जब खेत में हल्की सी दरारें पड़ने लगें तो तुरंत पानी भर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी फसल को अच्छी तरह से एरेशन मिल जाता है, मिट्टी के जो भौतिक गुण हैं उनमें सुधार आ जाता है और साथ ही साथ जो उत्पादन और टिलर्स जो किले अधिक से अधिक बनते हैं वो पूर्ण रूप से बन जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा उत्पादन पर इसका सीधे से सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो देखेंगे कि जैसा जो हमारा पारी मानसून है अच्छा इस समय नहीं है। आप देखे होंगे कि कुछ हमारे प्रदेशों में आज हम लोग देखते हैं कि कुछ जनपदों में
अच्छी बारिश हो रही है, बट जो कानपुर का हमारा कानपुर नगर और कानपुर देहात का एरिया है, यहाँ पर अभी केवल 2 ही तिथियों में ऐसा पानी गिरा है जो खेतों में दिखाई पड़ा है। अदरवाइज पानी की यहाँ पर बहुत ही क्राइसिस है। अभी प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह भी जाना जा रहा है कि अगर आगामी 7-8 दिन तक बारिश नहीं होती है तो ये जनपद सूखाग्रस्त भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे में इसकी जो पानी के प्रबंधन की है, जो जल प्रबंधन की है, वो उपयोगिता हमारे किसानों के लिए और ही ज्यादा इसी उपयोगी बन जाती है। तो ऐसे में जो किसान भाई बताई गई है कि जो सिंचन व्यवस्था के होने के बावजूद भी हमारा 60 से 62% पानी से ही अब सिंचाई कर पाते हैं, शेष पानी अपने संसाधनों से हमारे किसान भाई मैनेज करते हैं। तो जो भी हमारी फसल में पानी उपलब्ध है, उसकी जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, अगर उन क्रांतिक अवस्थाओं में हमारे किसान भाई समुचित पानी का प्रबंधन करके फसल का उत्पादन लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद। कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल अपनी परिपक्व अवस्था पर है, परंतु इन फसलों पर अनेक प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है और अधिक बारिश के कारण किसानों को अपनी फसल की पैदावार को बाजार तक पहुंचाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान से। सब्जियों में खीरा का प्रमुख स्थान है और इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सलाद के रूप में किया जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बात करें तो यहाँ किसानों ने खीरे की खेती एक बड़े पैमाने पर कर रखी है। बारिश ज्यादा होने से उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है और ये फसल विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ चुकी है, परंतु फिर भी किसान कड़ी मेहनत करके अपनी पैदावार को तोड़ने के बाद खुद ही मंडियों में ले जा रहे हैं। किसानों को अपनी पैदावार का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार की एक समस्या से परेशान है एक किसान, तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी समस्याओं को। किसान को 2 या 3 जुताई खेत की करनी पड़ती है। उसके बाद हम जो है अपनी कुदाली से इसको क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारी बनाने के बाद 3-4 मेंबर घर के लग के इसको इसमें खड्डा खोदते हैं। छोटा सा खड्डा खोदने के बाद उसमें अपनी देसी खाद डालते हैं और 12 बत्ती खाद डालते हैं और उसके बाद उसकी 2-3 जो है तिलियाँ खीरे की लगाते हैं और उसको बंद करते हैं और ऊपर से लिफाफे से ढक देते हैं क्योंकि उसको चिड़ियाँ वगैरह ना खा जाए। 2-3 दिन के बाद देखना है, जब निकल गए तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। 2-3 दिन बाद 5-6 इसकी 7 गुड़ाइयाँ होती है, छोटी छोटी बरीक और फिर उसके बाद फिर खाद देते हैं इसको। फिर इसका फूल निकलता है। बस पानी जो है फिर गर्मी की वजह से तीसरे दिन या दूसरे दिन पानी की भरपूर सिंचाई करना पड़ती है और उसके बाद फल लगता है, तोड़ते रहते हैं। बारिश हो गई तो फिर खीरा खराब हो जाता है और पंजाब से खीरा अगर ना आए तो हमारे खीरे की वैल्यू कीमत ठीक पड़ती है। अगर पंजाब से चलता रहे तो फिर हमारी मार्केट 4 या 5 रुपये किलो, 6 रुपये। आज इस समय 7 रुपये से ऊपर खीरा नहीं बिका, हमारा 6 और 7 बिक रहा है और मार्केट में 15-20 रुपये बेच रहे हैं। किसी भी भाव वाले जो हमारे यहाँ लोकल लगा हुआ है उसके पास हम बीज ले लेते हैं। उसको बोले तो वो आ भी जाता है, कल्ला ही होता है, ऑफिस में बैठे इधर आए, बाकी बाहर का जो है इधर कोई नहीं आता है। 1 साल 2-3 साल में 1 आध बार आया हो तो नहीं, हमारे पास ना कोई आता है ना हमें कोई गाइड करता है। दवाई का छिड़काव तो हम एक बार पौधा 8-10 इंच का हो जाता तब करते हैं, फिर फूल पर करते हैं, फिर बीमारी लगे तब करते हैं। तो आदि होती है उसके मुताबिक हम स्प्रे भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से वो रोकथाम नहीं की जा सकती क्योंकि ये देखो पीला पड़ गया है, पौधा सड़ रहा है। 1 बार 2 और होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा तो ना ही पता है और ना ही हम करते हैं। 2 या 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। किसान भाइयों, अभी आपने इनकी समस्या के बारे में देखा और जाना। अब आइए बात करते हैं खीरा की फसल में लगने वाले रोग खीरा मोज़ेक वायरस के बारे में। इसमें पौधों की पत्तियां पीली होकर छोटी रह जाती हैं, फूल गुच्छों में बदल जाते हैं और पौधा ग्रसित होकर छोटा रह जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोपिड 1 ml दवा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। मृदु रोमिल असिता रोग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक तेजी से फैलता है। पत्तियों के ऊपरी भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और फल गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा फसल पर डाइथेन Z78 का 0.2% का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्लानी एवं जड़ विगलन रोग से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तथा पौधा छोटा रह जाता है।
इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। फल विगलन रोग से फल छूने से मुलायम लगते हैं तथा बाद में फल सड़ने लगते हैं। यह रोग बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए फताओं के ऊपर चढ़ाना चाहिए तथा फलों को भूमि से लगने से बचाना चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता है। पानी की समस्या ऐसी थी कि इस साल नहर में पानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ 84 लाड़ी ज़मीन थी, उसमें सारे धानी लगती थी पहले, इसी कुल से घराट चलते थे। अब जो है पानी बिल्कुल डंगा जाने की वजह से, नहर ख़राब होने की वजह से या वाटर सप्लाई की जो इम्प्लोज कम हुए उस वजह से क्या है पता नहीं, पानी बिल्कुल कम आ रहा है। बारिश होती है तो पानी 2 दिन बंद हो जाता है। खैर बारिश के मौसम में तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन सूखे में ज़रूरत पड़ती है। देखो जी, खीरा हम तोड़ रहे हैं कि खीरा तोड़ रहे हैं कि खीरा घर लेके बोरी लेके घर जाएंगे, एक ही खीरा साफ़ करेंगे, बोरी में पैक करेंगे, बोरी पैक करने के बाद बोरी सिएंगे और ख़ुद उठाकर रोड साइड पहुंचाएंगे। रोड साइड पहुंचने के बाद हमें 25 या 30 रुपये बोरी प्रति बोरी के हिसाब से मजदूरी पहुंचती है वहाँ, और वहाँ जाकर हम खीरा देते हैं। तो कभी हमारे 2 किलो 42 किलो लेते हैं, 40 के पैसे देते हैं। रेट उनका होता है 7, 6, 7, 8, कभी 10 भी होता है। 10 से तो अब पहले ज़्यादा गया नहीं कभी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाई दुधारू पशुओं की देखरेख वैसे तो हर मौसम में करते ही हैं, परंतु बरसात के वक्त की बात करें तो इस मौसम में इन पशुओं में अधिक बीमारियां लगने की संभावना रहती है। लिहाजा ऐसे में पशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त पशुपालन अधिकारी और वेटनरी फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान कोटला बडोग सोलन के प्रधानाचार्य डॉक्टर KD शर्मा। आज हम इस प्रोग्राम में बरसात में होने वाली बीमारियां और उनके क्या से क्या सावधानियां हमारे को बरतनी चाहिए और उनका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है, इस बारे में हम चर्चा करने की आज पहल करेंगे। सबसे पहले बरसात में एक मुंह खुर की बीमारी होती है, जिससे कि जानवर के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पशु के पैर में जख्म हो जाते हैं और दूध की घास ना खाने की वजह से दूध में भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मोर्टेलिटी जो है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। इसके निदान के लिए अप्रैल मई में इसके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शेड्यूल करना होता है और गवर्नमेंट की तरफ से इसके जो टीके लगते हैं, रोकथाम के टीके, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और हर डिस्पेंसरी, हर हॉस्पिटल को सरकार द्वारा एक टारगेट फिक्स किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर में द्वार जाकर इसकी वैक्सीनेशन करते हैं ताकि इस बीमारी की आपको रोकथाम की जा सके। अगर गलती से या किन्हीं कारणों से ये बीमारी कहीं आ भी जाती है तो उसके लिए उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा जानवर जो है वो टेम्परेचर भी आ जाता है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं और जो मुंह के छाले होते हैं उसमें हम पोटाशियम परमंगनेट का सलूशन, बड़ा वीक सलूशन से मुंह को धोते हैं। दिन में आप 2, 3, 4 बार धो सकते हैं मुंह को और साथ में हम एंटीबायोटिक भी देते रहते हैं और जो जानवरों के पैर के ऊपर जख्म होते हैं उसके लिए हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग भी करते रहते हैं ताकि 2-4 दिन में जानवर जो है वो ठीक हो सके।
और इसकी दूध की रिकवरी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है, दूध की कमी बिल्कुल बहुत जीरो लेवल पे आ जाती है, इसको उस पोटेंशियल पे लाने के लिए महीने 1.5 महीना और लग जाता है। बरसात में तकरीबन जानवरों को इफेमरल फीवर होता रहता है। इसमें बुखार, इसको गांव की भाषा में लंगड़ा बुखार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बुखार जानवर को 3-4 दिन तक बुखार रहता है और 103-104 टेम्परेचर होता है और इसमें जानवर बिल्कुल खाना छोड़ देता है। उस कंडीशन में हम इसमें थोड़ा हिमालयन वितिसा, मैक्सल्फ और टेट्रासाइक्लिन की गोलियां जो बाज़ार में आम मिल जाती हैं वो देना चाहिए। और सोडा सैलिसिलेट होता है उसको भी दे देना चाहिए। और अगर डिस्पेंसरी साथ में है तो उससे डिस्पेंसरी से जो फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है उसको बुलाना चाहिए। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसी निदान के तहत एंटीबायोटिक का 1-2 दिन टीका लगा देना चाहिए। और ये जो इफेमरल फीवर है, ये जो बुखार है, ये सिर्फ 3 से 4 दिन ही रहता है, उसके बाद ये जानवर ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। इस मौसम में जो जानवर के शेड हैं जहाँ जानवर लोग को बांधते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई के बारे में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे शेड जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे पक्के होने चाहिए और एक जानवर को 4 फुट बाई 7 फुट का स्पेस एक जानवर को 30 स्क्वायर फीट एरिया के करीब चाहिए। और उसके बैक साइड पे उसके पेशाब के लिए नाली बनानी चाहिए। वो जो पेशाब है वो ऑटोमेटिकली शेड से बाहर चला जाए और उसकी साफ सफाई ताकि मेंटेन की जाए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। धान की रोपाई के बाद अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पानी इकट्ठा करें। धान में झुलसा रोग आने की संभावना है। उपचार हेतु बावस्टिन 1.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। चरी बाजरा के खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। मूंग तथा मांस फसलों के लिए खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। तिल एवं मांस में बालों वाली सुंडियां बहुत हानि पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें या साइपरमेथ्रिन 25 EC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव कीट की छोटी अवस्था में करें। छिड़काव करते समय स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों पीजी, अदरक, हल्दी, अरबी जो 40 से 50 दिन की हो गई है में यूरिया की मात्रा डालें। प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूल गोभी की पनीरी दें। बंद गोभी की तैयार पौध को खेतों में 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में फूल गोभी की अगेती तैयार होने वाली प्रजातियों की पनीरी व रोपाई की सलाह दी जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूर्ण धब्बा रोग, लाल पंपकिन बीटल व फल मक्खी रोकथाम के लिए सेविन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तथा फल मक्खी के लिए मेलाथियन 10 मिलीलीटर तथा गुड़ के मिश्रण को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें तथा खेतों में 25 फल मक्खी यौन गंध ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। फूल आने पर टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, लाल मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में नाइट्रोजन की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम यूरिया खेतों में डालें। बैगन की फसल में तना व फल छेदक कीट तथा टमाटर व भिंडी में पफल छेदक सुंडी के नियंत्रण के लिए कार्बरिल 375 मिलीलीटर को 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। भिंडी में धरीदार भृंग, लाल, पीली व काली धारियों वाला कीट जो पफूल खाता है तथा बैगन व करेले में हड्डा भृंग के नियंत्रण के लिए कार्बरिल 1.5 किलोग्राम प्रति 700 लीटर पानी हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मटर, मूली, शलजम, गाजर, पालक आदि में खरपतवार नियंत्रण करें। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों में लगी हुई सब्जियों में निराई गुड़ाई करें तथा नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। पाली हाउस खेती में सफल खेती के लिए निचले व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार दिन के समय 50 छायादार जालों का प्रयोग करें ताकि तापमान नियंत्रण किया जा सके। हवा निकासी सुनिश्चित करें। पाली हाउस में तंबाकू सुंडी का प्रयोग होने की संभावना है। अपने पाली हाउस का उचित रखरखाव रखें ताकि पतंगे अंदर न आ सकें। अगर बारिश हो तो पाली हाउस के वेंटिलेटर को बंद कर दें और धूप आने पर खोल दें।
इससे पाली हाउस की फसल में बीमारी कम लगेगी। टमाटर की बिजाई व शिमला मिर्च पौध का प्रत्यारोपण करने का उचित समय है। पशुओं की जगह को सूखा रखें। जुओं और चीचड़ों के बचाव हेतु उपचार करें। गलघोटू व लंगड़ा बुखार का टीका भी बरसात से पहले ही लगवा लें। पशुओं के बाह्य परजीवी की रोकथाम हेतु ब्यूटाक्स 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर उसका सावधानी पूर्वक पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं को घाव हो जाए तो 2-4% फिनाइल के घोल से धोकर साफ कर लें। गाभिन गाय या भैंसों को संतुलित आहार व मिनरल मिश्रण 25 से 30 किलोग्राम नियमित रूप से देते रहें। आजकल हरा चारा उपलब्ध है। हरे चारे के साथ 1/3 भाग सूखा मिलाकर खिलाएं, नहीं तो पशुओं को अफरा हो जाता है। मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए मुर्गी घरों में नमी मत होने दें। वर्षा की बौछारों से बचाव के लिए पर्दों के तौर पर पुरानी बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय पशु चिकित्सा की अवश्य सलाह लें। एहतियात के लिए 40% फार्मलिन 1 लीटर 9 लीटर पानी में घोलकर पानी का स्प्रे करें। फल उत्पादन, आम, लीची, लोकाट, अमरू व नींबू के पौधे लगाने का समय आ रहा है। भारी वर्षा के कारण आहार की कमी होने पर मधुमक्खी को आहार दें। कमजोर मौन ग्रहों में मधुमक्खी को बनावटी खुराक 50% चीनी व 50% पानी का घोल देते रहें। सफेद खुम्बी की फसल में कमरे का तापमान 17 से 18% तक बनाए रखें और पानी भी छिड़के। एक बाल्टी में 150 ग्राम ब्लीचिंग चूर्ण डालें। पानी छिड़काने के बाद हवा चलाएं ताकि खुम्ब के ऊपर पानी न रहे। जब खुम्ब निकलना शुरू हो तो कमरे का तापमान 18 से 22 रखें। कार्नेशन में कली का नोचन समय समय पर करते रहें। माइट से कार्नेशन में काफी प्रकोप हो सकता है, अतः 15 दिन के अंतराल पर पायरोमाइट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। गेंदे में ब्लाइट की संभावना है। उपचार हेतु बावस्टीन 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फूलों में ब्लू बीटल का प्रकोप है। उपचार हेतु साइपरमेथ्रिन 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में अक्सर पशुपालक भाइयों के अंदर भ्रांतियां रहती हैं। वो इस प्रकार की होती हैं कि कहीं कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा जानवर खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसके जननांगों पर कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और तकनीकी तथ्य हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जो कि मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं। कृत्रिम गर्भाधान एक जो प्रमाणित वीर्य होता है, जो प्रमाणित नर से संचित किया जाता है, उसको मशीन के द्वारा मादा के जननांगों में पहुंचाया जाता है, जिससे कि गर्भधारण होता है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहें कि कृत्रिम गर्भाधान से जो वीर्य मादा के जननांगों में जा रहा है वो अच्छी साँड़ का प्रमाणित वीर्य है। अब कृत्रिम गर्भाधान की जो सफलता और असफलता है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। वो ये कि पहला तो पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, दूसरा कि उसमें जो तकनीकी पुरुष है जो कि कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है वहाँ से किस तरह से इसको सफल बनाया जा सकता है। तो कभी कभी अक्सर ये देखा जाता है कि आपका जानवर जो है, जो आपने मादा जानवर पाल रखा है,
या तो समय से वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाता है, या गर्मी के लक्षण दिखाता है, आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया तो वो सफल नहीं होता है, अपना गर्भधारण काल पूरा करने से पहले ही जो गर्भ है उससे बाहर निकल आता है। तो ये इस पे पशुपालक भाई अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, वो इस बात को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो ये किया जा सकता है कि जो मादा का जननांग है, तो जननांगों का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्वस्थ जननांग होंगे तो कृत्रिम गर्भाधान की सफलता अपने आप बढ़ जाती है। अब शरीर का स्वास्थ्य तो आप अच्छे खान पान और अच्छे रखरखाव से सही कर सकते हैं, लेकिन जननांगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पूरे साल हरे चारे की उपलब्धता। तो निश्चित रूप से ही हरे चारे में कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपके जानवरों के जननांग को मिलते रहते हैं, उससे जननांग स्वस्थ रहता है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि बाह्य रूप से आप अपने जानवर को देना जरूरी रहता है, जो कि जननांगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पशुपालक भाई ये कर सकते हैं कि मिनरल मिक्सचर आता है, जो खनिज पदार्थों का पाउडर होता है, वो बाजार में मिन मिक्स या डायरेक्ट आप मिनरल मिक्सचर मांगे तो इस नाम से मिल जाता है, और कम से कम 50 से 100 ग्राम आप अपने जानवरों को दाने में प्रतिदिन ही दें, जिससे कि जननांगों का स्वास्थ्य सही रहता है। और ऐसे में जानवर सही समय से गर्मी में आता है। ये आपके स्तर का काम है कि आप इस बात को अवलोकित करें कि आप अपने जानवर में सही समय से गर्मी की पहचान कर लें, और उसके बाद आप उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं। एक साइकिल नोट करें कि हमारा जानवर पिछली बार कब गर्मी पे आया था, एक डेट लगभग नोट कर लें कि इस डेट को आया था, तो लगभग उसके 21 दिन बाद फिर से आएगा। ये उनकी साइकिल होती है 21 दिन की। तो उसके बाद आप अवलोकित करें कि हाँ, ये हमें इस हफ्ते में देखना है कि हमारा जानवर गर्मी में आ सकता है। और गर्मी में आने के कुछ लक्षण होते हैं कि जानवर बेचैन हो जाता है, भूख का लगना कम हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर जानवर चढ़ने लगते हैं। जो जानवर गर्मी में है, यदि उसके ऊपर कोई जानवर चढ़ता है तो वो शांत रहता है, काफ़ी बेचैन सा दिखता है, इधर उधर चारों तरफ आपके पशुशाला में घूमता दिखता है। अगर आप गर्मी में शाम को देखें तो अगले दिन सुबह कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं। दूसरी बात, कृत्रिम गर्भाधान दो धारी तलवार की तरह होता है। अगर ये सही तरह से किया जाए तो बहुत ही अच्छी क्षमता वाले, अच्छी उत्पादकता वाले पशु आपको मिलेंगे, और गलत तरीके से किया जाए तो ये तलवार की तरह जननांगों को काटता जाता है। और ऐसे में आपके जानवर में कई सारी ऐसी जननांगों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं कि जानवर समय से गर्मी पर नहीं आएगा, रिपीट ब्रीडिंग का केस हो जाता है, और गर्मी में आएगा तो गर्भ नहीं धारण कर पाएगा और फॉल्स हीट भी दिखाएगा। तो इस तरह से पशुपालक भाई इस बात को बहुत ही बारीकी से सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति से कृत्रिम गर्भाधान कराए हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित हो और जाना परखा व्यक्ति हो, ताकि न केवल कृत्रिम गर्भाधान सफल हो बल्कि आपके जानवरों के जननांग भी स्वस्थ रहे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजरा के फसल में रोग नियंत्रण उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।